हेलो एवरीवन, आज है 8 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 99 रुपीज़ का शेयर है। कल इसके रिजल्ट्स भी आए थे, हालांकि जो नंबर्स आए थे इसके वो कल मार्केट क्लोज होने के बाद आए थे और आज जैसे ही खुला, हालांकि बाजार में कुछ अच्छा मूड है ही नहीं। सेंसेक्स में भी अगर आज देखो तो तकरीबन 450 अंक की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर भी 1% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और जो रिजल्ट इसके आए हैं वो एवरेज नंबर है, जिससे कोई बहुत बड़ी तेज़ी में एक्सपेक्ट तो नहीं ही कर रहा हूँ यहाँ पर। और हाँ, प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 99 रुपीज़ का शेयर है एनएचपीसी का और एक महीने में अगर आप देखो तो तकरीबन 3-3.5% की गिरावट है। 115 रुपये से लगातार गिर रहा है। एक दिन की कोशिश करी थी, फिर गिरावट यहाँ पर शुरू हो चुकी है। एक साल की अगर हम बात करें तब 102% का ग्रोथ ज़रूर है। बेहतरीन रफ्तार देखी थी हमने यहाँ पर। 50 रुपये से 100 रुपये का लेवल बहुत ही कम टाइम में देखा, बाद में लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है और एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर 99 रुपीज़ के आसपास ज़रूर है। अगर वहाँ पर रुकता है तो अच्छी बात है, नहीं रुकता है तो नेक्स्ट यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 80 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, हालांकि 90 रुपये के आसपास भी है। तो देखना यही रहेगा यहाँ पर कि चीज़ें कैसे पैन आउट होती है। और जहाँ तक बात करें आज वॉल्यूम को लेकर, तो बाजार जस्ट अभी खुला है और ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। और जहाँ तक इनका ऑल टाइम हाई देखे तो वो 118 का जो है, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही हुआ था। ये मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है और अब धीरे धीरे लग रहा है कि इससे नीचे भी जा सकता है, क्योंकि शेयर में गिरावट आ रही है। और जहाँ तक इसके अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर देखे तो 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं है। देखो, मैं इतना कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये अच्छा लगता है और बाय ऑन डिप्स का मौका बनेगा हर 10% के डिक्लाइन पर। बाय ऑन डिप्स का, ठीक है, वो भी हर 10% के डिक्लाइन पर, ना कि 2-3 रुपये गिरे और आप यहाँ पर एवरेज करने लग जाओ, वो मत करना यहाँ पर। और जहाँ तक इनके डिविडेंड को लेकर देखे तो देखो, अच्छा डिविडेंड पे आउट शेयर है ये। इस साल अगर आप देखोगे तो 1 रुपये 40 पैसे का पे करा और अभी 50 पैसे का पे करने वाला है। उन सबको जिसके पास 12 अगस्त से पहले इसके शेयर्स होंगे उस सबको 50 पैसा पर शेयर का जो डिविडेंड है वो यहाँ से मिलेगा ज़रूर। और अच्छा डिविडेंड है, कोई ख़राब नहीं है। इवन अगर आप देखो 2023 में जब ये आपको मिल रहा था 50 रुपये पर, तब भी इसका डिविडेंड पे आउट 1 रुपये 85 पैसे का था, जो कि अच्छा है यहाँ पर। अब देखते हैं कि साल में 2 बार पे करता है, अब दोबारा अगले साल फरवरी में पे करेगा, अभी ये 50 पैसे वाला डिविडेंड आने के बाद। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक है, तो नतीजे कोई उतने खास एक्साइटिंग नहीं है। देखो, जनरली यही है कि इनके जून के और सितंबर क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे होते हैं, इनके दिसंबर के और मार्च के नंबर उतने अच्छे नहीं होते। यहाँ पर अगर आप देखो तो 3035 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका इनकम हुआ, टोटल इनकम हुआ, जिनमें से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो 2695 करोड़ का था, जो कि अच्छा है। लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में 2755 करोड़ का रेवेन्यू था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो वो यहाँ पर कम हुए हैं। हालांकि अदर इनकम इस बार ज़्यादा हुई है, जिसके चलते थोड़ी सी कह सकते हो कि यहाँ पर इंक्रीज़ है पिछले साल के मुकाबले। 3010 करोड़ का था इनका रेवेन्यू, टोटल इनकम यहाँ पर था वो। इससे पहले का जो क्वार्टर था उसमें 2320 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम थी, तो उसके मुकाबले ज़्यादा ही रहेगा। और जनरली जैसे कि मैंने कहा, जून के नंबर्स अच्छे होते हैं, सितंबर के नंबर्स इनके अच्छे होते हैं। खर्चे देखोगे इस बार, तो इस बार खर्चे इनके कम हुए हैं, जो कि अच्छी बात है पिछले साल के मुकाबले, ठीक है। 1618 करोड़ का इनका खर्चा हुआ है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1655 करोड़ के आसपास का था। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि इनकी फाइनेंस कॉस्ट कम हुई है इस बार। 90 करोड़ की फाइनेंस कॉस्ट है, जो कि पिछले साल 109 करोड़ के आसपास की हुआ करती थी। इवन जनरल एक्सपांसिस देखोगे तो वो 285 करोड़ के रहे हैं, जो कि पिछले साल 518 करोड़ तक के पहुंच गए थे यहाँ पर जनरल एक्सपांसिस। तो इनके अदर एक्सपांस बड़े हैं यहाँ पर, ये आप कह सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट ऑलमोस्ट उतनी ही है, थोड़ी बहुत बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले, पिछले क्वार्टर के मुकाबले घटी यहाँ पर ज़रूर है। और जहाँ तक इनका अगर हम बात करें टोटल प्रॉफिट अगर देखें सब कुछ हटाने के बाद, तो वो 1108 करोड़ का है, जो कि अच्छा है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1095 करोड़ के आसपास का हुआ था इनका जो प्रॉफिट था वो, तो उसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर आया है। पिछले क्वार्टर में 610 करोड़ का था, उसके मुकाबले तो आपको अच्छा ही लगेगा। तो नंबर अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट वाइज अच्छे हैं, रेवेन्यू वाइज भी ठीक ठाक है, उतने ज़्यादा नहीं है, मतलब ग्रोथ जैसी होनी चाहिए वैसी ग्रोथ यहाँ पर नहीं है। एनुअल बेसिस पे अगर मैं उसको काउंट करता हूँ तो बहुत ही मिनिमम ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, बहुत ही मिनिमम ग्रोथ।
हालांकि इस बार टैक्स ज़्यादा लगा है, ठीक है, टैक्स तकरीबन 400 करोड़ का लगा है, जो कि पिछले साल 300 करोड़ के आसपास का था। तो टैक्स यहाँ पर ज़्यादा चुकाया है इस बार इन्होंने। तो रिजल्ट्स मेरे हिसाब से एवरेज नंबर है, कोई उतना बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, चाहे वो रेवेन्यू वाइज हो, चाहे वो प्रॉफिट वाइज हो पिछले साल के मुकाबले, और यही वजह है कि कोई उतनी बड़ी तेज़ी आज यहाँ पर नहीं है। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो बिजनेस है वो मेन पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ इनका बिजनेस है। ज़्यादातर इनकी जो कैपेसिटी है वो हाइड्रो पावर में है, तकरीबन 7000 मेगावाट से भी ज़्यादा की कैपेसिटी इनकी हाइड्रो पावर में है, जिसको ये तकरीबन 9000 मेगावाट से भी ज़्यादा लेकर जाने वाले हैं फ्यूचर में। और अगर आप देखोगे इस कंपनी को लेकर तो इनके सोलार में भी कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है। इसी साल देखोगे तो इनके 2 बड़े सोलर जो प्रोजेक्ट है वो काम करना शुरू भी हो जाएंगे। एक का इनोग्रेशन तो पीएम मोदी ने ही करा हुआ था, जो कि सितंबर में से ही हो जाएगा ऑपरेशनल। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, और ये अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा भी रहे हैं। हालांकि कंपनी की एक ये चीज़ भी है कि कंपनी के ऊपर 20 से 22 हज़ार करोड़ का कर्जा है। कंपनी और पैसा रेज कर रही है डेट के जरिए, तकरीबन 6000 करोड़ रुपए और रेज कर रही है ये। तो जाहिर सी बात है कंपनी के ऊपर डेट तो बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि कंपनी एक्सपांशन की तरफ जा रही, कंपनी ऑलरेडी पैसा अच्छा कमा रही है, तो ज़्यादा दिक्कत मेरे हिसाब से होनी यहाँ पर नहीं चाहिए। और जहाँ तक बात करी जाए इसके वैल्यूएशन को लेकर तो 27 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 24 का है, थोड़ा सा महंगा है ये। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये 90 की रेंज में जाएगा कहीं ना कहीं सस्ता हो जाएगा, वहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट डेफिनेटली होगा। 80 से 90 रुपये का जो रेंज रहेगा वो रेंज यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ से मुझे लगता है कि बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। वहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। और अगेन जिनके पास है, अगेन बेचने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में जैसे कि मैंने कहा कि थोड़े बहुत डिक्लाइन पॉसिबल रहेंगे, लेकिन अगर आपको खरीदारी करनी है तो आपका जो अप्रोच है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए हर 10% के डिक्लाइन पर। 80% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने कहा कि इनके जो नंबर्स आते हैं वो जून में अच्छे आते हैं, सितंबर में अच्छे आते हैं, बाद में दिसंबर और मार्च में वापस से घटना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि 2022 की अगर हम बात करें तो 3000 करोड़ से भी ज़्यादा के इनके रेवेन्यू थे, प्रॉफिट 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का था। सितंबर में ये इनका रेवेन्यू बढ़ के 3750 करोड़ हुआ, प्रॉफिट 1500 करोड़ से भी ज़्यादा हुआ, मतलब देखने को मिला। बाद में क्या हुआ, दिसंबर मार्च में वही प्रॉफिट आधा हो गया, आधे से भी कम, वही रेवेन्यू काफ़ी हद तक कम हो गया, मार्च में और कम हो गया ये, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये सेम, फिर जून आ गया, सितंबर आ गया, फिर से बढ़ गया। तो इस बार भी यही है कि जून के नंबर्स अच्छे आते हैं, अच्छे एक्सपेक्टेड होते हैं, 3000 करोड़ से ज़्यादा के नंबर एक्सपेक्टेड होते हैं, और उतने ही देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ग्रोथ उतनी बड़ी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि जो रिजल्ट्स आज से 2022 में आया करते थे वही रिजल्ट्स आज भी यहाँ पर देखने को मिले हैं, जो कि अच्छा साइन नहीं है मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए यहाँ पर प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ना, क्योंकि इनकी कैपेसिटी भी तो बढ़ी है पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखोगे तो उम्मीद करते हैं कि भैया आने वाले टाइम में और अच्छे से इनके नंबर्स हमें देखने को मिले। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 67.40% की है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर, गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये। अच्छी खासी क्वांटिटी में इंस्टीट्यूशंस भी है, 4.36% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 5.92% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.97% एफआईएल्स यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 13.36% की होल्डिंग है, जिनमें से 9.23% रिटेल इन्वेस्टर के पास है और 4.13% अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा इस कंपनी को लेकर, एनएचपीसी को लेकर, कि देखो कंपनी जो है वो ख़राब नहीं है, अच्छी कंपनी है ये। लेकिन अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे हो तो अभी लगातार डिक्लाइन वाला है। तेज़ी भी अगर आ रही है तो वो बहुत ही 1-2 दिन की तेज़ी होती है, फिर से ही नीचे की तरफ जाता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर अभी तक भी एक बेस नहीं बना है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर और डिक्लाइन आता है, अगर 10% का और डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिलता है तो बाय ऑन डिप्स के मौके वहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि ये 97-98 रुपीज़ का लेवल भी इंपॉर्टेंट होगा, वो एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। देखते हैं कि वो इंटैक्ट भी रह पाता है कि नहीं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।